इमेजिन करें कि आप पूरे 72 दिनों तक प्लेन क्रैश में एक ऐसी जगह में फंस जाएं जहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ हो, न कोई इंसान, न कोई मदद और न ही खाने पीने को कुछ हो। बस चारों तरफ आपको अपनी मौत का साया नजर आए। लेकिन तभी आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए जिसकी आपने बिल्कुल उम्मीद नहीं की हो। कहानी की शुरुआत होती है 13 अक्टूबर 1972 में, जब एक रग्बी टीम अपना फाइनल मैच खेलने अमेरिका से चिले जा रही थी। ये एक नॉर्मल फ्लाइट थी। वो सभी बहुत खुश थे क्योंकि इनमें से कई लोग पहली बार प्लेन में सफर कर रहे थे और ये सभी पहली बार अपनी कंट्री से बाहर किसी दूसरी कंट्री जा रहे थे। कुछ प्लेयर्स के साथ उनकी फैमिली मेंबर्स भी थे जो अपने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए उनके साथ जा रहे थे। प्लेन के टेक ऑफ करने के बाद जब वो एंडीज माउंटेन से होकर चिले की तरफ बढ़ने लगा, उस वक्त तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। वो सभी बहुत खुश थे और विंडो सीट से बर्फीले पहाड़ों का नजारा देख रहे थे। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि कुछ मिनट बाद उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में सोचने से भी डर लगता है। तभी अचानक मौसम खराब हो जाता है और एक बहुत ही तेज बर्फ का तूफान आ जाता है जिससे जहाज तेजी से झटके खाने लगता है। अंदर बैठे एक पैसेंजर ने बताया कि जब कोई प्लेन पहाड़ों के ऊपर से गुजरता है तो प्लेन में टर्बुलेंस होता है, यानी ये कोई खतरे की बात नहीं है। लेकिन जैसे जैसे ये प्लेन आगे बढ़ रहा था, इसका टर्बुलेंस भी बढ़ता जा रहा था। जहाज अब और तेजी से झटके खाने लगा। प्लेन के अंदर मौजूद सारा सामान इधर उधर गिरने लगा। लोगों के बीच हलचल मच गई। पायलट्स इस प्लेन को संभालने की कोशिश कर रहे थे और अब जहाज कंट्रोल से बाहर हो गया था। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, ये प्लेन एक पहाड़ से जा टकराता है और दो हिस्सों में अलग हो जाता है। एक खिलाड़ी तो प्लेन के पिछले पार्ट के साथ ही उड़ जाता है और हवा में गायब हो जाता है, जबकि प्लेन का आगे का हिस्सा बर्फ की एक बड़ी सी चट्टान से जा टकराता है। ये टकराव इतना तेज था कि प्लेन की सभी सीट्स एक दूसरे के साथ चिपक गईं और कई लोग तो इसमें कुचल कर मारे गए। अब जो लोग इस एक्सीडेंट से बच गए थे, उन्होंने खुद को संभाला और कैबिन में मौजूद बाकी लोगों को बाहर निकाला। कुछ लोग तुरंत पायलट्स के पास पहुंचे और उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान ये दोनों पायलट्स भी मारे गए। ये बहुत ही दर्दनाक माहौल था। हर तरफ खून ही खून फैला हुआ था और चारों तरफ लाशें बिखरी हुई थी। इस प्लेन में टोटल 45 लोग ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन इस क्रैश के बाद 18 लोगों की जान चली गई और सिर्फ 27 लोग जिंदा बचे। अब चूंकि इस जहाज ने शाम को टेक ऑफ किया था, इसीलिए थोड़ी देर में ही रात हो गई और बाहर का टेम्परेचर तेजी से गिरने लगा। ठंड इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। अब ठंड से बचने के लिए ये सभी लोग एक दूसरे से लिपट कर बैठ गए और वहां मौजूद सामान और डेड बॉडीज को यूज करके प्लेन के सभी होल्स को बंद कर दिया ताकि बाहर की ठंडी हवा अंदर ना आ सके। इन सभी की हालत काफी खराब थी और ये अभी भी काफी गहरे सदमे में थे क्योंकि उन्हें लगता है कि ये लोग अब नहीं बच पाएंगे। खैर, जैसे तैसे करके इन लोगों ने रात गुजारी और जब सुबह धूप निकली तो उन्होंने देखा कि 4-5 और लोग ठंड की वजह से मारे गए हैं। लेकिन अच्छी बात ये थी कि अब तूफान रुक गया है। जब ये प्लेन से बाहर आए तो उन्हें चारों तरफ दूर दूर तक बर्फ दिखाई दी। अब जल्द से जल्द इन लोगों को यहाँ से निकलना होगा क्योंकि वो यहाँ ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। उनके आसपास न तो कोई घर था, न ही कोई जानवर और न ही कोई पेड़ पौधे जिससे ये लोग सरवाइव कर सके। अब सबसे पहले इन लोगों ने प्लेन की सीट्स को बाहर निकाला ताकि प्लेन के अंदर सभी के सोने की जगह बन सके। इसके बाद उन्होंने घायल लोगों को धूप में लिटाया और बर्फ को पिघलाकर पानी बनाया। इसके बाद उन्होंने सभी लोगों का सामान इकट्ठा किया और कोई काम की चीज मिलने पर उसे एक अलग सूटकेस में रखते गए। अब जो लोग इस दुर्घटना में मारे गए थे, उनकी बॉडीज को प्लेन से दूर लाया गया और उन्हें बर्फ से ढक दिया गया ताकि उन्हें सड़ने से बचाया जा सके और जब यहाँ मदद पहुंचे तो वो इन बॉडीज को साथ ले जा सके। जब चीजें थोड़ी सुलझ गईं तो इन लोगों ने थोड़ा आराम किया और थोड़ा सा खाना खाया। हालांकि ये सभी जानते थे कि ये खाना उन्हें तब तक चलाना होगा जब तक उनके पास कोई मदद न पहुंचे। इन सबको लगा कि अब तक गवर्नमेंट को पता चल चुका होगा कि उनका जहाज क्रैश हो चुका है और जल्द ही इन लोगों को रेस्क्यू कर दिया जाएगा। इसीलिए वो सब एक साथ बैठकर मदद का इंतजार करने लगे। असल में जिस जगह उनका प्लेन क्रैश हुआ होता है, ये एक वैली होती है जिसके चारों तरफ ऊंचे पहाड़ हैं, जिसकी वजह से यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं था। अभी ये बातें चल ही रही होती हैं कि तभी ऊपर से प्लेन गुजरता है और ये सभी जोर जोर से चिल्लाकर अपनी मौजूदगी जाहिर करते हैं। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो प्लेन काफी ऊंचाई पर था जिससे वो नीचे मौजूद फंसे हुए लोगों को देख नहीं पाता और प्लेन उनकी नजरों के सामने से होते हुए गायब हो जाता है। कुछ घंटे बाद रात हो गई और ये सभी एक्स्ट्रा कपड़े पहनकर प्लेन के अंदर छिप गए और अंदर मौजूद लगेज का इस्तेमाल करके प्लेन के सभी होल्स को बंद कर दिया। ये रात भी गुजर गई और अगली सुबह नैंडो नाम के एक आदमी को होश आया जो प्लेन क्रैश के बाद से ही बेहोश पड़ा था। नैंडो की हालत इतनी खराब थी कि वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी बहन के पास गया और उसे गले से लगा लिया। जब नैंडो ने अपने पेरेंट्स के बारे में पूछा तो उसे बताया गया
कि उसके मॉम डैड मर चुके हैं। ये सुनकर उसे काफी दुख हुआ। इधर बाकी लोगों ने दोबारा से बर्फ पिघलाई और थोड़ा पानी इकट्ठा किया और उसे पीकर गुजारा किया। उन्होंने जमीन पर एक्स का साइन भी बनाया ताकि ऊपर से गुजरने वाले जहाज को नजर आ सके। तभी एक और प्लेन उनके ऊपर से गुजरा, जिसे देखकर ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं और इन लोगों ने शीशे चमकाकर उसका ध्यान खींचने की कोशिश की, लेकिन ये प्लेन भी यहाँ से चला गया। इन लोगों को लग रहा था कि शायद इस प्लेन ने उन्हें देख लिया है और अब बहुत जल्द उन तक मदद पहुंच जाएगी, लेकिन एक रात और गुजर गई और कोई उन्हें बचाने नहीं आया। इसके बाद इस ग्रुप ने डिस्कस किया कि वो इस बंद इलाके में अपनी जान कैसे बचा सकते हैं। तभी उन्हें ख्याल आया कि प्लेन के पिछले हिस्से में कुछ बैटरीज पड़ी थी और अगर वो उन बैटरीज को ले आए तो उसकी मदद से वो प्लेन के रेडियो को चला सकते हैं और बाहरी दुनिया से कांटेक्ट बना सकते हैं। अब सभी को ये आइडिया पसंद आया, लेकिन इस काम को अंजाम देना इतना आसान नहीं जैसा वो सोच रहे थे, क्योंकि जहाज का पिछला हिस्सा जो क्रैश के दौरान टूटकर अलग हो गया था, वह पता नहीं अब कहाँ होगा। खैर, उन्होंने इस काम को अंजाम देने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने लेदर और कांच का इस्तेमाल करके कुछ गॉगल्स बनाई और ग्रुप के 4 लोग उन बैटरीज को लाने चले गए। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें उनका प्लेन कहीं दिखाई नहीं दिया और अब उन्हें एहसास हुआ कि इतने सारे बर्फ के बीच किसी को भी उनका प्लेन नहीं दिखेगा और शायद इसीलिए अभी तक कोई उन्हें बचाने नहीं आया। अब ये लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि तभी वहां मौजूद बर्फ खिसकने लगी। ये देखकर डर के मारे इन लोगों ने वापस मुड़ने का फैसला किया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और एक हफ्ते बाद प्लेन में मौजूद सारा खाना खत्म हो गया। अब ये इलाका बर्फ से ढका हुआ था और आसपास न तो कोई जानवर था और न ही कोई पेड़ पौधे। इसीलिए अब उनको अपना पेट भरने के लिए कुछ न कुछ तो करना होगा। वो लोग पत्थरों पर जमी हुई मॉस खाने लगते हैं, जिसका टेस्ट बहुत ही गंदा होता है। यहाँ नैंडो ने कहा कि अगर उसे मरे हुए लोगों की बॉडीज भी खानी पड़े तो वह खुद को जिंदा रखने के लिए ये भी करेगा। जल्द ही इन सभी के बीच बहस होने लगी कि उन्हें मरे हुए लोगों को खा लेना चाहिए या फिर खुद भूख से मर जाना चाहिए। कुछ लोगों का कहना था कि ऐसा करना ठीक नहीं, जिसके बाद उन्होंने अपने पेट पर पत्थर रखकर गुजारा किया। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और वक्त के साथ साथ उनकी भूख भी बढ़ती गई। हाल ये था कि ये सभी अपने जूतों की लेस और सिगरेट तक खाने पर मजबूर हो गए, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी भूख नहीं मिटी। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर गए और भूख के चलते नैंडो की बीमार बहन मर गई। नैंडो ने अपने माता पिता के साथ साथ अपनी बहन को भी खो दिया। अब मौत को इतने करीब से देखकर उन खिलाड़ियों में से एक, जिसका नाम कोको था, उसने अपनी फैमिली के लिए एक लेटर लिखा। समय गुजरता गया और इन लोगों ने जैसे तैसे करके खुद को 9 दिनों तक जिंदा रखा, लेकिन अब तक उनकी भूख इतनी बढ़ चुकी थी कि उनके दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया था और अब उनकी मौत उनसे सिर्फ 1 कदम दूर थी। अब उनके पास कोई और चारा नहीं था, इसीलिए उन्होंने उन डेड बॉडीज को खाने का फैसला किया। सबसे पहले 4 लोग प्लेन से बाहर गए और लाशों को काटकर खाने लगे। उन लोगों को खाता देख कुछ और लोगों ने भी अपना मन बदल दिया। वो भी उनके पास गए अपना पेट भरने के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी 5 लोग ऐसे थे जिन्हें अपनी मौत तक मंजूर थी, पर किसी दूसरे इंसान को खाना ठीक नहीं समझा। अगले दिन से ये लाशों को दूर ले जाकर काटने लगे ताकि उन 5 लोगों को कोई भी तकलीफ न हो। इसी दौरान उन्हें बर्फ में दबा एक सूटकेस मिला, जिसके अंदर से एक रेडियो निकला। रेडियो को ऑन करने के बाद उन्हें पता चलता है कि इसमें सिग्नल नहीं है, जिसके लिए उन लोगों ने चीजों को जोड़कर एक एंटीना बनाया और उस रेडियो पर उन्होंने एक न्यूज सुनी। यहाँ उन्हें ये बात पता लगी कि सरकार ने उनके खोज में कई रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाए थे और 66 के करीब हवाई जहाजों को उनकी तलाश में भेजा था। लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद जब उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल सका तो सरकार ने उन्हें मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया। इसीलिए अब गवर्नमेंट ने उन लोगों को ढूंढना बंद कर दिया है। अब ये खबर सुनकर ग्रुप के सभी लोगों की हिम्मत टूट गई और उनके जिंदा बचे रहने की सारी उम्मीद मिट्टी में मिल गई। अब उन बचे हुए 5 लोग जिन्होंने डेड बॉडीज को खाने से इनकार कर दिया था, उनमें से 4 लोगों ने भी मांस को खा लिया, क्योंकि वो जान चुके थे कि यहाँ उनकी कोई मदद करने नहीं आएगा। अब उन्हें खुद कुछ करना होगा। यहाँ ग्रुप के 3 लोगों ने दोबारा से जहाज के पिछले हिस्से को ढूंढकर उसमें लगी बैटरियों को लाने का फैसला किया, ताकि वह उसका इस्तेमाल करके बाहरी दुनिया से कांटेक्ट बना सकें और उन्हें बता सकें कि वह अभी भी जिंदा हैं। इसके बाद 3 लोग प्लेन के पिछले हिस्से को ढूंढने निकल पड़े और कई घंटों तक चलने के बाद उन्हें प्लेन के कुछ टुकड़े मिले और साथ ही उस खिलाड़ी की लाश भी मिली जो क्रैश के वक्त उनसे बिछड़ गया था। उन्होंने उसकी लाश को दफना दिया और अपना सफर जारी रखा। घंटों की चढ़ाई के बाद ये सभी काफी थक चुके थे और इन बर्फीली हवाओं के चलते उनका सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। जल्दी रात हो गई और उन लोगों ने
एक चट्टान की आड़ में छिपकर रात गुजारने का फैसला किया। अगली सुबह जब उनकी आंख खुली तो ये सभी बर्फ से ढके हुए थे और इन तीनों की हालत काफी खराब थी। इनमें से एक की तो आंखें तक जम चुकी थीं और बाकी दोनों अपने पैरों पर खड़े होने लायक भी नहीं थे। अब इनमें आगे बढ़ने की ताकत तो बिल्कुल नहीं थी, इसीलिए ये सभी प्लेन के बाहर की लोहे की शील्ड पर बैठकर वापस लौट आए। उन लोगों को खाली हाथ देखकर पूरे ग्रुप में उदासी छा गई और उस आखिरी बंदे ने भी इंसानी मांस खा लिया और अपनी किस्मत को कोसता हुआ सो गया। ऐसे ही दिन गुजरते गए और उन लोगों ने जैसे तैसे करके खुद को 17 दिनों तक जिंदा रखा। लेकिन यहाँ बुरी बात ये थी कि पिछले 5 दिनों से बाहर का मौसम काफी खराब था। तूफान से बचने के लिए सभी प्लेन के अंदर बैठे होते हैं कि तभी एक बड़ा तूफान आता है और उस प्लेन को बर्फ से भर देता है और अंदर मौजूद सभी लोग बर्फ के नीचे दब जाते हैं। अब जो लोग ऊपर रह गए थे वो इस हादसे से काफी घबरा गए, लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए बर्फ को खोदकर अंदर दबे लोगों को बाहर निकाला। अब सभी लोग तो समय रहते बाहर आ गए, लेकिन एक लड़की बर्फ में काफी नीचे तक दब गई थी, जिसकी दम घुटने से उसकी मौत हो गई। लेकिन अभी ये लोग इस हादसे से अच्छी तरह संभल नहीं पाए थे कि तभी उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। जब ये लोग बाहर की तरफ देखते हैं तो पता चलता है कि एक और तूफान उनकी तरफ आ रहा है, जो पहले से भी ज्यादा तेज है। एक और तूफान आता है और ये सभी दोबारा से बर्फ में दब जाते हैं। ये तूफान इतना तेज था कि पूरा का पूरा जहाज बर्फ से भर गया। कुछ लोगों की तो मौके पर ही मौत हो गई। अंदर फंसे लोगों के पास अब निकलने का कोई रास्ता नहीं था, जिसमें से एक साथी ने फटाफट जहाज की छत में एक छेद बनाया ताकि उन्हें ऑक्सीजन मिल सके और दम घुटने से बचा जा सके। ये लोग हाथ जोड़कर सिर्फ यही विश कर रहे थे कि अब उनके ऊपर और बर्फ न गिरे, वरना ये सभी हमेशा के लिए यहीं दबकर रह जाएंगे। कुछ घंटों बाद उन्होंने खुद को संभाला और कुल 8 डेड बॉडीज को इकट्ठा करके उन्हें कोने में रख दिया। अब 18वें दिन तक उन्हें अंदर दबे पूरे 2 दिन गुजर चुके थे और इन 2 दिनों के बाद उनका भूख से बुरा हाल हो गया था। अब जिंदा रहने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो अंदर मौजूद डेड बॉडीज का मांस खा ले। लेकिन ऐसा करना इन सभी के लिए काफी मुश्किल था, क्योंकि ये सभी डेड बॉडीज उनके अपनों की थी। अब ये सब देखकर नुमा नाम के उस लड़के ने खुद का कंट्रोल खो दिया। वो गुस्से में आया और वो प्लेन की खिड़की को तोड़ने लगा। इस दौरान कांच का एक टुकड़ा उसके पैर में घुस गया, लेकिन उसके बाद भी वह रुका नहीं और बर्फ में छेद करता गया। और पूरे 2 दिनों की मेहनत के बाद ये सब ऊपर की तरफ छेद करने में कामयाब हुए, जिसके बाद वो सभी बाहर निकल आए। अब बाहर आकर ये सभी इतने खुश थे कि जैसे वो सब मौत के कैद से रिहाई पा गए हों। उन्होंने जिंदा बचे रहने की खुशी मनाई और फिर बर्फ को खोदकर प्लेन को बाहर निकालने लगे। इस दौरान नुमा नोटिस करता है कि उसके पैर में जो चोट लगी थी उसमें अब कोई दर्द नहीं है, क्योंकि बर्फ ने उसके घाव को सुन्न कर दिया था। हालांकि वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और बर्फ को खोदना जारी रखता है। अब आसमान में सूरज निकला हुआ था, इसलिए उन्हें बर्फ को खोदने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई और कुछ घंटों में ही प्लेन बाहर आ गया। अब धूप काफी अच्छी थी, इसलिए वे सभी प्लेन के पिछले हिस्से को ढूंढने की सोचने लगे, लेकिन उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि वे इन बर्फीली रातों का सामना कैसे करेंगे। इसलिए उन्होंने थोड़ा और इंतजार करने का फैसला किया, क्योंकि गर्मियों का मौसम आने वाला था और इस दौरान इस चढ़ाई को पार करना थोड़ा आसान होगा। देखते ही देखते 34 दिन गुजर गए और अब मौसम पहले से थोड़ा बेहतर हो गया। अब जो लोग पहली बार प्लेन की तलाश में गए थे उनकी तबीयत अभी तक खराब थी और वे दोबारा से चढ़ाई करने की हालत में तो बिल्कुल नहीं थे। अब कुछ घंटों बाद एक और बुरी खबर ने दस्तक दे दी। उन्हें ये बात पता लगी कि कोको के फेफड़ों में पानी भर चुका है और वो जल्द ही मरने वाला है। इन लोगों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोको भी मर गया। उसके बाद इन लोगों ने उसकी बॉडी को दफना दिया और उसके लिखे हुए लेटर को संभाल कर रख लिया। ऐसे ही 2 दिन और गुजर गए और 36वें दिन उन्होंने फैसला किया कि अगर उन्हें अपनी जान बचानी है तो जहाज के बैक साइड से बैटरियां लाकर बाहर की दुनिया को इन्फॉर्म करना होगा, वरना हम एक एक करके सब मारे जाएंगे। जिसके बाद ग्रुप के 4 लोगों ने ऊपर चढ़ाई करने का फैसला किया और उन 4 लोगों के नाम थे रोबर्टो, टिंटिन, नुमा और नांदो। इन लोगों ने ठंड से बचने के लिए ढेर सारे कपड़े पहने और प्लेन की तलाश में निकल पड़े, लेकिन कई घंटों तक चलने के बाद भी उन्हें उनका प्लेन कहीं दिखाई नहीं दिया। तभी नुमा की तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगी और वह चक्कर खाकर गिर जाता है। यहाँ बाकी लोगों ने देखा कि उसके पैर की चोट में इन्फेक्शन फैल चुका था। वे सब तय करते हैं कि वापस नुमा को नीचे ले जाएंगे, लेकिन नुमा ने मना कर दिया। उसने अकेले ही नीचे जाने का फैसला किया और बाकी लोगों से आगे बढ़ने को कहा। अब नुमा प्लेन के पास तो लौट आया, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह यहाँ पहुंचते ही बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसके साथी प्लेन से बर्फ हटाने की कोशिश कर रहे थे। वो उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन कमजोरी के मारे वह हिल तक नहीं पा रहा था।
दूसरी तरफ वे 3 साथी कई घंटों का सफर तय करने के बाद उस जगह पहुंच जाते हैं जहां प्लेन का पिछला हिस्सा है, जो चट्टान से टकराने के बाद टूट गया था। उसे देखकर ये तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। जब ये तीनों जांच करने लगे तो इन लोगों को बैटरियों के अलावा और भी बहुत कुछ मिला, जैसे कि ढेर सारे कपड़े, रम की बोतलें और सिगरेट के पैकेट। उन्होंने बैटरियों को प्लेन के रेडियो में डाला और बाहरी दुनिया से संपर्क बनाने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से रेडियो खराब हो चुकी थी। अब उनकी आखिरी उम्मीद भी मिट्टी में मिल गई। उधर नूमा की तबीयत भी बिगड़ती जा रही थी और अब उसका इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल चुका था। प्लेन से मिला खाना भी अब खत्म हो गया, इसलिए ये सभी दोबारा से इंसानी मीट खाने लगे। उधर नूमा ने खाना पीना बंद कर दिया ताकि बाकी लोगों के लिए ज्यादा खाना बचे, क्योंकि वो ये जान चुका था कि अब उसकी जान नहीं बचेगी। अब ग्रुप के कुछ लोग एक बार फिर प्लेन के पिछले हिस्से तक गए, इस उम्मीद में कि उन्हें कुछ काम लायक मिल सके। इस बार उनकी किस्मत ने साथ दिया और उन्हें एक वाटरप्रूफ कपड़ा मिला, जिससे आपस में जोड़कर उन्होंने एक स्लीपिंग बैग बनाया। इसके बाद उन्होंने रेडियो पर खबर सुनी कि प्लेन क्रैश को 58 दिन गुजर जाने के बाद अब सरकार उन्हें ढूंढने के लिए एक आखिरी मिशन चलाएगी। ये खबर सुनकर सभी में दोबारा से जान आ गई और जिंदा बचे रहने की एक छोटी सी उम्मीद मिली। यहाँ कुछ लोगों ने कहा कि हमें यहीं रुककर उनका इंतजार करना चाहिए, जबकि बाकी लोगों ने कहा कि अगर वो यहीं रहें तो कोई भी उन्हें देख नहीं पाएगा। उस रात नूमा की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी। वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। मरने से पहले उसने सभी से कहा कि जब वो मर जाए तो तुम सब मुझे अपना खाना बना लेना। ये अल्फाज कहकर नूमा की मौत हो गई। नूमा की इन आखिरी अल्फाज से सबको हिम्मत मिलती है और इन सभी को उसके पास से एक लेटर मिला। लेटर में नूमा ने लिखा था कि वो बहुत खुश है कि वो अपने दोस्तों के बीच मरा, क्योंकि उसे इससे अच्छी मौत नहीं मिल सकती। अब नूमा का लेटर पढ़कर सभी के अंदर एक अलग सा जोश आ गया और ग्रुप के 3 लोग दोबारा से मदद की तलाश में निकल पड़े। इन तीनों ने एक नया स्लीपिंग बैग और ढेर सारा खाना लेकर अपना सफर शुरू किया। इस बार इन तीनों ने ठान लिया था कि वो हर हाल में इन पहाड़ों को पार करेंगे और चिले तक पहुंचकर सभी के लिए मदद बुलाएंगे। ये तीनों बिना रुके चढ़ाई करते रहे और जब रात हुई तो वो उस स्लीपिंग बैग के अंदर सो गए। अगली सुबह उन्होंने फिर से अपनी चढ़ाई शुरू कर दी और पहाड़ की चोटी तक पहुंच गए, लेकिन ऊपर का नजारा देखकर मानो उनकी हिम्मत टूट गई। उनके सामने पहाड़ ही पहाड़ थे और इसका मतलब उन्हें अभी काफी लंबा रास्ता तय करना था। उनके मन में ख्याल आया कि वो सभी वापस मुड़ जाए, क्योंकि इस सफर को पूरा करने के लिए उनके पास 3 लोगों का खाना नहीं था। यहाँ टिनटिन ने अपना खाना उन दोनों को दे दिया और खुद वापस लौट गया ताकि ये दोनों इस सफर को पूरा कर सकें। हालांकि ये सफर काफी लंबा और चैलेंज से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी इन दोनों ने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते रहे। और फाइनली 10 दिनों तक लगातार चलने के बाद इन दोनों की मेहनत रंग लाई। ये दोनों एक ऐसे इलाके में पहुंचे जहां ऊपर के मुकाबले बर्फ काफी कम थी। इन दोनों को एक साफ पानी की नदी भी मिली, जहां रुककर उन्होंने ढेर सारा पानी पिया। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उन्हें घोड़े पर सवार एक आदमी दिखा जो नदी के उस पार खड़ा था। पहले तो इन दोनों को घोड़े पर सवार आदमी को देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। वो समझते हैं कि जैसे वो सपना देख रहे हैं, पर जल्दी ही उन्हें समझ आ जाता है कि ये सच्चाई है। उस आदमी को देखकर उनकी खुशी का तो ठिकाना नहीं था। इन लोगों ने जोर जोर से चिल्लाकर उस आदमी से मदद मांगी, लेकिन वो आदमी उनकी बात नहीं समझ पाया, क्योंकि वह उनसे काफी दूर था और बहते पानी के शोर में वो कुछ सुन नहीं पा रहा था। इसलिए उसने एक पेपर और पेंसिल नदी के उस पार फेंकी ताकि ये दोनों लिखकर कुछ बता सके, और इन दोनों ने उस कागज पर अपनी सारी कहानी लिख दी। उसके बाद ये आदमी उस कागज को लेकर सरकारी अफसर के पास पहुंचा और खबर मिलते ही सरकार ने इन सभी लोगों को बचाने का मिशन चालू कर दिया। ये आदमी रोबर्टो और नांदो को अपने घर ले आया, जहां उन्होंने भरपेट खाना खाया। अब ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई और बहुत जल्द वहां रिपोर्टर्स का मेला लग गया। अब बर्फीले पहाड़ों के बीच फंसे लोगों ने भी ये खबर रेडियो पर सुन ली और सभी खुशी के मारे उछलने लगे। इसके बाद उन्होंने अपने हाथ मुंह धोए और अपना अपना सामान पैक कर लिया। जल्द ही रेस्क्यू टीम रोबर्टो और नांदो को लेकर उस लोकेशन पर पहुंची और प्लेन क्रैश के 72 दिनों बाद आखिरकार इन लोगों को बचा लिया गया। इसके बाद इन सभी लोगों को शहर लाया गया, जहां ये लोग अपने परिवार वालों से मिले और शहर के सभी लोगों ने इनका हीरोज की तरह स्वागत किया। अब इन सभी लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। यहाँ इन सभी ने एक दूसरे की नहाने में मदद की और फिर इन लोगों को अलग अलग बिस्तर दिए गए। लेकिन उस रात भी ये सभी एक दूसरे के साथ सोए, क्योंकि इस हादसे के बाद ये सभी काफी गहरे सदमे में थे। कहानी के एंड में हमने जाना कि इस प्लेन में कुल 45 लोग ट्रैवल कर रहे थे, जिनमें से सिर्फ 16 लोगों की जान बच पाई। इसी के साथ सच्ची कहानी पर बनाई गई यह फिल्म खत्म हो जाती है। आई होप आपको यह कहानी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।